प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। पुष्पोम एजुकेशन में हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो कि पुष्पोम एजुकेशन के द्वारा कक्षाएं संचालित की जा रही हैं निरंतर। यूपी टीजीटी पीजीटी, नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ हम अदर स्टेट की भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपी टीजीटी पीजीटी हो गया और एमपी सहायक आचार्य हो गया, बिहार टीजीटी पीजीटी हो गया, बिहार सहायक आचार्य हो गया। ऐसे ही झारखंड टीजीटी पीजीटी और झारखंड सहायक आचार्य और राजस्थान आरपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम नवोदय विद्यालय, डीएसएसबी और जो केवीएस होता है केंद्रीय विद्यालय, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से आपको निरंतर कक्षाएं दी जा रही हैं और सब का सिलेबस भी आपको धीरे धीरे बताया जा रहा है और पाठ्यक्रम के अनुसार सारी कक्षाएं आपको कंप्लीट कर दी जाएंगी। जैसे यूजीसी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो बहुत सारे विद्यार्थी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो जाकर के नोटिफिकेशन को भी देख लेंगे। जो आगामी परीक्षा होने वाली है जून माह की, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा जो पाठ्यक्रम है, पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ा दिया जाए। निरंतर कक्षाएं चलेंगी, एक भी दिन क्लास मिस नहीं की जाएगी। और जैसे ही थोड़ा समय नज़दीक आ जाएगा तो हम लोग कक्षाओं को और बढ़ा देंगे आपको, यानी कि पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप आधे अधूरे तैयारी के साथ जाएं। आप इस चैनल से अगर जुड़े हैं और इस चैनल से यदि तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपका एक भी यूनिट छूटे ना, या एक भी पॉइंट ना छूटे। आपको सारे यूनिट्स अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, एक एक यूनिट्स को करके। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप लोग वीडियो देखते भी हैं तो लाइक नहीं करते हैं। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव भेजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए, जिससे कि हम और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए ले आएँ और गहराई से और डीपली आपको पढ़ाएं। क्योंकि मैं ऐसा दावा कर रही हूँ, जब से मैंने अपना ये चैनल शुरू किया है, तो मेरा यही दावा है कि आपको इतने डीप या इतने गहराई से आपको पढ़ाया जाएगा, जितने गहराई से अब तक यूट्यूब के इतिहास में शायद किसी शिक्षक ने आपको न पढ़ाया हो। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आपको एकदम हिंदी साहित्य के इतिहास की पूरे गहराई के साथ विश्लेषण होगा, पूरे गहराई के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और एक एक पॉइंट पे कक्षाएं दी जाएंगी या मैटर दिए जाएंगे। आपको सारे कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके और आपकी सफलता सुनिश्चित हो। तो आप विश्वास के साथ, जैसे इतने लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, तो आप उसी विश्वास के साथ और लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करिए और जुड़े रहिए और तैयारी को अपने एक नया आयाम दीजिए। एक नए ढंग से, नए तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए इस चैनल के माध्यम से। और जो भी कक्षाएं आपको दी जा रही हैं, आप नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास संसाधनों की कमी है। तो हम जो फ्री क्लासेस चला रहे हैं, इसके लिए हम लोग पीडीएफ उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, क्योंकि पीडीएफ उपलब्ध कराने के लिए भी बहुत समय लगता है। तो अभी फ़िलहाल हम आपको फ्री कक्षाएं दे रहे हैं। फ्री कक्षाएं दे रहे हैं तो उसमें हम आपको इतने डीपली और इतना अच्छे तरीके से पढ़ा देते हैं बोर्ड पे लिख करके, कि आप स्वयं नोट्स बनाएंगे। और जब आप कक्षा को देखेंगे और नॉर्मल मोड पे देखेंगे, आप फास्ट मोड पे कभी नहीं देखेंगे, स्पीड बढ़ा के कभी वीडियो को नहीं देखिएगा। आप जब भी वीडियो को देखें, नॉर्मल मोड पे देखें, धैर्य के साथ देखें, क्योंकि धैर्य सबसे बड़ी बात होती है, सबसे ज़रूरी होता है तैयारी के लिए। या अगर आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें धैर्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है। यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं होगी। तो धैर्य के साथ वीडियो को देखें। स्पीड बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक अक्षर को, एक एक पॉइंट को सुनते हुए, समझते हुए और अपने दिमाग में भी उसकी फ़ोटोकॉपी करते हुए और अपना नोट्स भी अच्छे से बनाते हुए पढ़ते चलेंगे, ताकि साथ साथ आपका नोट्स भी तैयार हो जाए। और जब भी आप सेलेक्ट हो जाएं, तो आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में समाज के सामने आएँ, अपने विद्यार्थियों के समक्ष आएँ। तो ये उद्देश्य भी है। ऐसा नहीं कि आप परीक्षा पास कर लें, लेकिन जब आपको पढ़ाने के लिए खड़े होने पड़े किसी क्लास में, तो आप के हाथ पैर फूलने लगें, काँपने लगें। तो ऐसा ना हो, इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप जो इस चैनल के माध्यम से जो कक्षा दी जा रही है, उसको आप और अच्छे से पढ़ें, बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपको इतने गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है या व्याख्या की जा रही है, जिससे आपकी तैयारी
परीक्षा के लिए तो हो ही रही है, साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी। और साथ साथ यदि आप किसी परीक्षा में, जैसे जीआईसी का हो गया, एलटी का हो गया, तो इसमें मेंस परीक्षाएं होती हैं जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो सब्जेक्टिव प्रश्न की भी तैयारी होती जाएगी, आपके मेंस की भी तैयारी होती जाएगी। और साथ ही साथ आपको एक ट्रेनिंग होती जाएगी कि आप जब स्वयं शिक्षक के रूप में किसी कक्षा में प्रस्तुत हो तो किस तरह से अध्ययन अध्यापन आप करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को खूब ध्यान से देखिए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आदिकालीन साहित्य पढ़ रहे थे। आदिकालीन साहित्य में क्या हुआ था, कल जब क्लास चल रही थी तो कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी हमारे पास, इसलिए हम लोग क्लास को रुक गई थी, यानी क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, हमारी क्लास रुक गई थी। आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, यानी कि फिर भी क्लास आपको के लिए पब्लिक कर दी गई थी ताकि आप बोर ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि मैम एक दिन पढ़ाती हैं एक दिन नहीं पढ़ाती हैं। तो इसलिए आप क्लासेस से जुड़े रहे और निरंतरता बनी रहे आपके अध्ययन में, इसलिए हमने क्लास को जितना चला था उतना ही पब्लिक कर दिया था। अब हम आगे देखेंगे कि उसके आगे, यानी कि जहाँ तक पढ़ चुके हैं हम उसके आगे पढ़ेंगे। अगर जो लोग पिछले क्लास को नहीं देखे होंगे वो लोग जाके एक बार फिर से पिछली क्लास को देख लेंगे और लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ही कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास को देख पाएँ। ये देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, आदिकालीन साहित्य पढ़ रहे थे। तो आदिकालीन साहित्य में मैंने पिछले दिनों आपको ये बताया कि जो आदिकालीन समय रहा है, या 7वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक का जो समय रहा है, जो समय सीमा रही है, उसमें 3 प्रकार के साहित्य लिखे गए। 3 प्रकार के साहित्य कौन कौन से, पहला राजाश्रित था, पहला धर्माश्रित काव्य लिखा गया या धर्माश्रित साहित्य भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे राज्याश्रित साहित्य लिखा गया और तीसरे नंबर पे लौकिक साहित्य या लौकिक काव्य लिखा गया। तो हम इन सब का बारी बारी से क्रमिक अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पे हम देख रहे थे राज्याश्रित काव्य को। राज्याश्रित काव्य में भी हमने ये बताया कि 3 प्रकार के काव्य लिखे गए। राज्याश्रित में भी बार बार राज्याश्रित पहले नंबर पे आ रहा है, जबकि हम धर्माश्रित की चर्चा कर रहे हैं, यानी धर्म से संबंधित काव्य पहले आता है। तो धर्माश्रित साहित्य जो था, धर्माश्रित साहित्य में क्या था कि उसमें भी 3 प्रकार की रचनाएं हो रही थी, 3 प्रकार के कवि माने जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले नंबर पे आते हैं सिद्ध साहित्य या सिद्ध कवि, दूसरे नंबर पे नाथ साहित्य या नाथ कवि और तीसरे नंबर पे जैन साहित्य या जैन कवि। हम अब इन तीनों का फिर से क्रमिक अध्ययन करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। तो हम सबसे पहले नंबर पे, यानी कि जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य को देख रहे थे। तो सिद्ध साहित्य में हम क्या देखते हैं कि मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि सिद्ध साहित्य में का उदय कैसे होता है, या जो सिद्ध साहित्य है इसकी जो सबसे पहले चर्चा हम देखते हैं, या सबसे पहले सिद्ध साहित्य के बारे में अगर कहीं लिखा हुआ मिलता है तो हमने आपको एक रचना का नाम बताया था, वर्ण रत्नाकर। इस वर्ण रत्नाकर में आपको सिद्धों के बारे में पहल जानकारी मिलती है उस ग्रंथ से। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि शोधकर्ता, यानी कि ये जो सिद्ध साहित्य है, ये सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, या सिद्ध साहित्य और कौन कौन से हैं, इनके ग्रंथ है जो प्रकाशित नहीं थे, अप्रकाशित रूप में थे, हस्तलिखित रूप में थे। जैसे कि उस ज़माने में, यानी जब भी ये सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य लिखे जा रहे थे, उस आदिकालीन समय में प्रिंट का कोई माध्यम नहीं था, कोई प्रेस नहीं था, कोई छापा खाना नहीं था। लोग जो भी रचनाएं करते थे उसकी हस्तलिखित प्रतियां रखी जाती थी। तो उन हस्तलिखित प्रतियों को ढूंढना और उसे खोजना उसका एक श्रम साध्य कार्य रहा है। उस श्रम साध्य कार्य को करने का जो काम किया, यानी कि सिद्धों के बारे में जो खोज करने का काम किया, जो शोध करने का काम किया, उन विद्वानों के नाम भी हमने आपको बताए थे। जैसे पंडित हरप्रसाद शास्त्री, दूसरे नंबर पे राहुल सांकृत्यायन आते हैं, तीसरे नंबर पे रिचर्ड पीशेल का नाम आपने सुना था, और डॉक्टर जॉकोबी और डॉक्टर हीरालाल, इन लोगों का, इन विद्वानों का आपने नाम कल सुना होगा या पढ़ा होगा। तो कल आपको ये बताया गया था कि ये सारे विद्वान कैसे थे, ये सारे विद्वान सिद्ध साहित्य पे शोध करने वाले थे। हम क्या देखते हैं कि सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, यानी कि इन सिद्धों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सिद्धों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। सिद्धों की जो उत्पत्ति है, ये जो हमारा बौद्ध धर्म चल रहा था, यानी कि जो बौद्ध धर्म, जिस बौद्ध धर्म का भारत में प्रचार प्रसार हुआ था,
उस बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म था वही बौद्ध धर्म आगे जा कर के दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भाग कौन कौन से? पहले भाग को हीनयान नाम दिया गया और दूसरे भाग को महायान नाम दिया गया। तो हीनयान जो था, हीनयान कैसा था? यानी कि सिद्ध साहित्य के या बौद्ध, जो हम सबसे पहले ऐसे देख लेंगे कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म, इस बौद्ध धर्म के दो भाग हो जाते हैं। दो भाग कौन कौन से? पहला होता है सहजयान, पहला हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान कैसा था? हीनयान सैद्धांतिक था। हीनयान सैद्धांतिक था और क्या था? ये संकुचित था। इसमें जो विचारधाराएं प्रस्तुत की जा रही थी वो संकुचित थी। ये क्योंकि ये यानी कि ये मूल रूप में जो बौद्ध दर्शन था या बौद्ध धर्म था, ये मूल रूप में बौद्ध धर्म को ही आगे बढ़ा रहे थे, यानी कि बौद्ध धर्म का ही दृढ़तापूर्वक कठिनाई से पालन करते थे। और ये जो इसलिए उसको संकुचित माना गया, यानी कि हीनयान सैद्धांतिक रूप में काम कर रहा था, इसलिए उसकी विचारधारा क्या हो गई या उसका प्रचार प्रसार क्या हो गया? संकुचित हो गया। क्योंकि इसमें जो था सिद्धांतों की बात की जा रही थी, तो इसमें सिद्धांतों में यानी कि सारे लोग इनके कठिन साधना के मार्ग पे नहीं चल पाते थे, या इनका जो कठिन दर्शन था उसका पालन सब लोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इसको संकुचित कहा गया या सैद्धांतिक कहा गया। ये आता है जो दूसरा महायान को हम वज्रयान के नाम से भी जानते हैं। महायान को वज्रयान कहते हैं, वज्रयान। और इसी वज्रयान से क्या होता है? इस जो महायान है ये कैसा था? ये एक उदार संप्रदाय था। उदार संप्रदाय, ये उदार संप्रदाय था क्योंकि महायान में सभी लोगों को आने की अनुमति थी और सभी लोग सहजतापूर्वक इनके जो विचार थे या दर्शन थे उसका अनुपालन कर लेते थे। तो इस महायान को हम किस नाम से और जानते हैं? हम वज्रयान के नाम से भी जानते हैं। ये आगे चल कर के क्या होता है? आगे चल के इसी को हम क्या कहते हैं? कई रूपों में इसका नाम देखते हैं, यानी कि मंत्रयान के नाम से भी देखते हैं, मंत्रयान। उसके बाद क्या होता है? मंत्रयान से ये बदल करके इसका नाम पुनः क्या हो जाता है? सहजयान। सहजयान। और इसी सहजयान से ये जो वज्रयान है, यानी कि ये महायान ही इस रूप में आता है। तो हम पहले क्रम पे देखते हैं, ये वज्रयान यहाँ नहीं आएगा। वज्रयान यानी कि यहाँ पे सहजयान से फिर वज्रयान हो जाता है। तो ये क्या होता है कि इनका जो दर्शन था ये उदारवादी दर्शन था, इसलिए इसमें सबका आना बहुत सहज था। ये लोग आ जाते थे, यानी कि जितने भी लोकजन थे, जो भी मनुष्य थे, इन दर्शनों का पालन करने में या महायान में उन सभी को आने की अनुमति थी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों। उसमें किसी के प्रकार का बंधन नहीं था। स्त्री पुरुष सब लोग इस जो महायान था इसमें दीक्षा ले सकते थे या इसमें आ सकते थे, इस दर्शन को या इस धर्म को अपना सकते थे। तो ये जो था इनका जो संप्रदाय था, इस संप्रदाय में दीक्षित हो सकते थे क्योंकि ये उदारवादी संप्रदाय था और ये सहज साधना की बात करते थे। हम जो सिद्धों की बात कर रहे हैं, हम इन्हीं आधार पे जो सिद्ध होते हैं हम इनको वज्रयानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वज्रयानी। हम वज्रयानी के नाम से भी इन सिद्धों को जानते हैं। तो आपने क्या देखा कि ये यानी कि जो सिद्ध साहित्य शुरू हो रहा है, ये सिद्ध साहित्य पूरा का पूरा बौद्ध दर्शन से ही संबंधित है, बौद्ध धर्म से ही आगे बढ़ता है। एक बार हम इसको रफ कर लेते हैं, फिर आपको आगे का बताते हैं। ये यानी कि जो सिद्धों की उत्पत्ति के बारे में ये तो आपने जाना, उसके आगे हम क्या देख रहे हैं कि
ये जो हमारा सिद्ध साहित्य है ना, सिद्ध साहित्य पे हमने ये भी जाना कि इसके शोधकर्ता कौन कौन से हैं। हम फिर देखते हैं कि जैसे ये दर्शन कौन सा है, इस दर्शन के विषय में हम कुछ और बातें देखते हैं कि ये जो सिद्ध साहित्य है इसमें 84 सिद्धों की बात की जाती है। 84 सिद्ध की बात की जाती है। 84 सिद्धों में राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने ग्रंथ में इन 84 सिद्धों का नाम भी दिया है। आप यदि चाहेंगे तो आपको पूरा बता दिया जाएगा, लेकिन हम इसमें मुख्य मुख्य लोगों को ही पढ़ेंगे। तो सिद्ध साहित्य यानी कि 84 सिद्धों का नाम लिया जाता है। जो 84 सिद्ध हुए इसमें जो 4 हैं, 4 स्त्रियां हैं। 4 ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, 4 स्त्री महायोगिनी। चार सिद्ध महायोगिनियों का नाम देखते हैं, जिसमें आती हैं पहले नंबर पे क्यों आती हैं, यानी कि ये जो 4 सिद्धि महायोगिनियां हैं इनमें हम मणिभद्रपा का नाम देखते हैं। ये आपके लिए आवश्यक है, इसलिए हम इसको पहले नोट करवा दे रहे हैं। आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। मणिभद्रपा। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे हमारे मेखलपा आती हैं। मेखलपा। और तीसरे नंबर पे कनकल्पा हैं। तीसरे नंबर पे कनकल्पा हैं और चौथे नंबर पे कौन है? लक्ष्मी करापा। लक्ष्मी करापा। ये तो हो गई। ये जो मतलब 84 सिद्ध हैं, इन 84 सिद्धों में 4 स्त्रियां हैं और 80 जो हैं 80 पुरुष हैं। इनमें जैसे आप को बताया जाएगा जब 84 सिद्धों के नाम में, तो हम सरहपा, सबरपा, डोम्बिपा, कुकुरीपा ऐसे करके, लुईपा, कर्णपा ऐसे करके बहुत सारे नाम देखते हैं, यानी 84 नाम देखते हैं। ये जो पा शब्द है ना, ये पा शब्द किससे लिया गया है? पाद शब्द। और पाद का अर्थ होता है चरण। ठीक है, चरण। यानी कि ये पा शब्द जो है, ये पा शब्द आदर सूचक शब्द है। ये आदर सूचक शब्द माना जाता है। और ये जितने भी 84 सिद्ध हुए, ये अपने नाम के पीछे पा शब्द जोड़ते थे। पा शब्द से यानी कि एक तो उनकी पहचान हो जाती थी, अगर पा शब्द लगा है तो ये हम पहचान होती थी उनकी कि वो 84 सिद्धों में से कोई एक है। और पाद शब्द जोड़ते थे, यानी कि ईश्वर के भक्त कहे जा सकते हैं या ईश्वर के दास। तो ये अपने नाम के पीछे पा शब्द जोड़ते थे, इसीलिए इन सभी 84 सिद्धों के नामों के पीछे आप पाद शब्द देखते हैं। और क्या हम देखते हैं, यानी कि ये जो 84 सिद्ध हैं, इनके विषय में सबसे पहले एक विद्वान आते हैं, डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री। मैंने अभी शोधकर्ताओं का जब नाम आपको बताया है, तो शोधकर्ताओं के नाम में आपने हरप्रसाद शास्त्री का नाम सुना है। तो ये पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने क्या किया? हरप्रसाद शास्त्री ने सबसे पहले इन 84 सिद्धों के, इन 84 सिद्धों के ग्रंथों को प्रकाशित करने का या संग्रहित करने का कार्य किया। सबसे पहले 84 सिद्धों की रचनाओं का संग्रह तैयार किया या संपादन किया। ठीक है, सिद्धों की रचनाओं का संपादन किया। संपादन किया किस नाम से किया? बौद्ध गान ओ दोहा। बौद्ध गान ओ दोहा नाम से इन्होंने क्या किया? सन 1917 में
संपादन किया। सन, आप लोग सब कुछ लिख लेंगे, सन 1917 में, 17 ईस्वी में इसका संपादन किया। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा कि जो सिद्ध हैं या 84 सिद्धों के रचनाओं का संग्रह सबसे पहले किसने किया, तो बौद्ध गान और दोहा नाम से सन 1917 ईस्वी में ये इन्होंने क्या किया, इसको प्रकाशित करवाया या संपादन कार्य किया। फिर दूसरे नंबर पे जो सिद्धों पे जो दूसरे नंबर पे इनकी रचनाओं का या प्रकाशन या संपादन करने का कार्य किया, वो कौन है, वो दूसरे नंबर पे आते हैं